नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में अब हमारा 7 फेज या अंतिम फेज बचा है, जो कि जुलाई में हुआ था। इसमें कुल टोटल मिलाकर 8 पेपर हुए थे, जिसमें से आज हम 2 पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 23 जुलाई 2021 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में हुए थे। केवल इम्पोर्टेंट मैथ के सवालों की बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपना पहला पेपर। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, अभी आपको पता है एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम का शेड्यूल आ गया है। तो डेली एक मॉक टेस्ट कम से कम आपको जरूर लगाना ही होगा। टेस्ट बुक पर बात करें तो अब यहाँ पर टोटल 276 मॉक टेस्ट हैं स्पेशल एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट आप लगाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। टेस्ट बुक पर एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो टोटल 2,57,000 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अभी भी आप नहीं जुड़े हो तो डेली मॉक टेस्ट लगाइएगा। इन स्टूडेंट के साथ आप भी स्मार्ट वर्क के तौर पर तैयारी कीजिएगा। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, टीटीजी के कूपन कोड यूज करने पर मैक्सिमम 39 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो। ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्यादा जानकारी के लिए आप चेकआउट कर लीजिएगा। जिसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 दे रखा है और उनका एचसीएफ आपको 3 दे रखा है। एलसीएम हमसे पूछा गया है। तो देखो, दो संख्याएं मान लिया, पहली संख्या ax और दूसरी संख्या bx, इस प्रकार से। अब इसके अंदर कॉमन पार्ट क्या है? x आपका कॉमन पार्ट है, इसको कॉमन पार्ट है, जो कि किसके बराबर होता है? एचसीएफ के बराबर होता है। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई है? 3, क्योंकि एचसीएफ हमारा 3 है। कॉमन होगा वही तो एचसीएफ होगा, तो x बराबर 3 हो गया है। अब एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम क्या होगा? a ले लेंगे, b ले लेंगे और जो कॉमन है वो ले लोगे। तो इस प्रकार से a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू आपकी फिर से 3 है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आ जाएगा। तो एलसीएम आपका ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। दिए गए वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु P पर आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करती है। CP बराबर 3 सेंटीमीटर, DP बराबर 8 सेंटीमीटर, AP और BP दोनों की लंबाई के आंकिक मान प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि नेचुरल नंबर है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प AB की लंबाई नहीं हो सकता है? ये सवाल है कि AB की लंबाई बताना है। अब देखो, CP आपको दे रखा है इतना इतना, आपको 3 दे रखा है। DP आपको दे रखा है 8 दे रखा है। इसी के साथ बस इतना दे रखा है आपको। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? यदि CD की बात की जाए तो PC इंटू PD किसके बराबर होंगे? PA इंटू PB, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखो, PC आपको 3 दे रखा है और PD आपको 8 दे रखा है। इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका कितना आ जाता है? 24 आ जाता है। यानी कि PA इंटू PB का गुणनफल भी किसके बराबर होगा? 24 के बराबर होगा। PA इंटू PB का गुणनफल भी तो देखो इसी के बराबर था, यानी कि ये 24 है तो ये भी 24 होगा, इनका दोनों का गुणनफल। तो अब आपको इस प्रकार से लेना है कि AB की लंबाई संभव नहीं है ऑप्शन से। तो देखो, हम इसको तोड़ते हैं। अब सबसे पहले 24 के आप टुकड़े कर लो। 2 से भाग दिया तो 12 आ गया, फिर 2 से भाग दिया तो कितना आ गया? 6 आ गया, फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। अब 3 का भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखो, PA और PB की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं? या तो कब आएगा 24 गुणनफल? एक की वैल्यू 24 रख दो और दूसरे की वैल्यू 1 रख दो, या फिर एक की वैल्यू 12 रख दो और दूसरे की वैल्यू 2 रख दो, इस प्रकार से। या फिर 6 रख दो और दूसरे की वैल्यू 6 रख दिया तो दूसरे की वैल्यू 4 रख दो, या फिर एक की वैल्यू 3 रख दो और दूसरे की वैल्यू 8 रख दो। तो ये चारों वैल्यू हो सकती है। ये चारों वैल्यू हो सकती है इस प्रकार से, एक 24 एक 1। तो इनको यदि जोड़ेंगे, P और PB को यदि आप यहाँ से जोड़ के देखते हो, लिख देता हूँ ऊपर PA प्लस PB, कितना आएगा? यहाँ पर एक 24 है एक 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 25 आ सकता है। या फिर आपका 12 इंटू 12 प्लस ये 14 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ोगे तो आपका 10 आ सकता है और ये आपका 11 आ सकता है। ये 4 मान आ सकते हैं, इनका योग के ये 4 मान आ सकते हैं। और ये देखो, PA प्लस PB है वही तो AB के बराबर है।
तो ए बी के 4 मान आ सकते हैं, 25 हो सकता है, 14 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है? 20 नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया। सवाल नंबर 21 की बात करें, यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत आपको 55 दे रखा है, ठीक है, और इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच 24 का अंतर है, इन 6 पूर्णांकों में से सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभव मान बताना है। ठीक है, तो देखो 6 पूर्णांकों का औसत कितना है? 55। तो 6 पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा? 55 औसत है, कितने का? 6 का, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये आपका आ जाएगा 330 आ जाएगा। इन सब का योग कितना आ चुका है? 330 आ चुका है 6 संख्याओं का। अब सबसे छोटी संख्या को यदि मैं x मानता हूं, सबसे बड़ी संख्या को क्या मानना पड़ेगा? x प्लस 24 मानना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 24 दे रखा है उन्होंने, तो सबसे बड़ी x प्लस 24 हो गई और सबसे छोटी को मान लिया हमने x मान लिया। अब वो कह रहा है कि टोटल संख्याएं हैं 6, तो इसका मान हमको मैक्सिमम करना है। कह रहा है कि इसका मान अधिकतम क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। तो यदि इसको हमें मैक्सिमम करना है तो बाकी जो 4 संख्याएं हैं उनको हमें न्यूनतम करना पड़ेगा। न्यूनतम कितना कर सकते हैं? सबसे छोटी संख्या x है, इससे छोटा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन चारों संख्याओं को जो बीच में आएंगे उनको x के बराबर रख सकते हैं। तो उसको भी, दूसरी संख्या को भी x मान लिया, तीसरी को भी x मान लिया, चौथी को भी x मान लिया, पांचवी को भी x मान लिया, और छठी x प्लस 24 है। ऐसा क्यों किया हमने? इनको जितना हम कम रखेंगे इसका मान, यानी छठी संख्या का मान उतना ही अधिक आएगा, इसलिए बाकी सबको हमने न्यूनतम रखा है। न्यूनतम कितना रख सकते थे? सबसे छोटी संख्या के बराबर रख सकते थे, उससे छोटा तो हम रख नहीं सकते थे, क्योंकि उसने कहा है सबसे छोटी संख्या क्या है कि x है, इस प्रकार से। तो अब इन सबको यदि आप जोड़ते हो, टोटल 6 संख्याओं को जोड़ते हो, तो कितना आएगा यहाँ से योग? ये आपका 6x प्लस 24 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है? 330 के बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ से 6x किसके बराबर हो जाएगा? 24 आप घटा दो, ये आपका 306 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से आपका 51 आ जाएगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या कह दो या ये पांचों संख्या कह दो, प्रत्येक 51 51 की है। उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है, कितना हो जाएगा? 51 प्लस 24, 51 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। सवाल नंबर 23, अब देखो 5/14, 6/7 और 10/21 में से प्रत्येक द्वारा पूर्ण रूप से भाग दिया जाने वाला सबसे छोटा भिन्न क्या है? जैसे कि देखो, इन हमने जैसे पहले किया है, 3 संख्याएं दी होती है, ठीक है, तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग किस में चला जाएगा? ऐसी संख्या बताओ। इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसी भिन्न बतानी है जिसके अंदर इन तीनों का भाग चला जाए। तो देखो हमें इनका क्या करते हैं, ऐसी में हम एलसीएम लेते हैं, वहां संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर भिन्न है तो भिन्न का एलसीएम लेंगे। भिन्न का एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि ऊपर तो एलसीएम लेते हैं और नीचे एचसीएफ लेते हो आप, इस प्रकार से इन तीनों का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो भिन्न का एलसीएम क्या लेते हैं? ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। तो एलसीएम लोगे, अंश का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और एचसीएफ हर का लेना है, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि सब में से हर की बात करें तो प्रत्येक हर 14, 7 और 21 में से क्या कॉमन आएगा? 7 कॉमन आएगा। तो ये वो संख्या आ चुकी है या भिन्न आ चुकी है जिसमें तीनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। पूछा गया है कि इसमें कितने गुणनखंड होंगे, इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो हमें अभाज्य टुकड़े करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो इसके कितने अभाज्य टुकड़े होते हैं। अब देखो पीछे 8 और 8 है, 4 का भाग पूरी तरीके से जाएगा। 4 का भाग यदि आप देते हो तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 4 तिये 12, 4 7 28, 4 दूनी इतना आ जाएगा। फिर 4 का भाग दोगे तो अब की बार 7 बार जाएगा, और फिर 6 बार, फिर 8 बार। फिर 4 का भाग दोगे तो 1 बार गया, ये 4 निम 36 हो जाएगा, और 4 दूनी। फिर 4 का भाग दोगे तो 4 चौक 16, और 4 8 32। फिर 4 का भाग जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद में 1 बार और जा सकता है, 4 का भाग 3 आ जाएगा, अब की बार 3 का भाग जाएगा।
तो 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 4 आया है। यदि मैं इसको 2 के रूप में लिखूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो था 6, इसकी पावर हो जाएगी आपकी 12, यानी 2 की पावर 12 और 3 की पावर कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। हम 4 नहीं लिख सकते, 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 2 अभाज्य गुणनखंड है। अब देखो इनकी जो पावर है, हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको तोड़ लिया है। 2 की पावर 12 है, 3 की पावर 1 है, तो टोटल गुणनखंड यदि मुझे निकालना है, टोटल गुणनखंड, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे। आप क्या करो, जो पावर है उसको एक बढ़ाकर, जैसे 12 था तो 12 + 1, इसी प्रकार से 3 पे कितना है, 1 + 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 13 और ये हो गया 2, तो कुल टोटल आपके 26 गुणनखंड हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 53, 14 आदमी एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, 16 औरतें उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती है, 6 आदमी और 8 औरतें उस कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो 14 मैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में पूरा करते हैं। इसी प्रकार से 16 वुमेन इस काम को 7 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो ये क्या आया है, दोनों, ये दोनों के दोनों टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, तो यहां से हम एम और डब्ल्यू का, जो मैन और वुमेन का है, वो रेशियो निकाल सकते हैं। मैन और वुमेन की एक दिन की इफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखो एम को, डब्ल्यू को मैं इधर ले आता हूँ। यदि पहले इन दोनों को मैं तुलना करता हूँ, अब देखो ये 16 हो गया, 7 हो गया है, 14 और 9 इसके नीचे आ जाएंगे। आप यदि इनको काट के सॉल्व करते हो तो आपका आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। यानी कि मैन की क्षमता कितनी है, 8, और डब्ल्यू की क्षमता वुमेन की कितनी है, 9 है, इस प्रकार से। तो यहाँ से हम किसी एक में मान रखकर टोटल वर्क निकाल सकते हैं। पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो, क्योंकि हमारे पास अब मान आ चुका है। तो मैं पहले में रख देता हूँ, जैसे 14 इंटू आप 8 रखोगे, मैन की कितनी रखनी पड़ेगी, 8 रखना पड़ेगा मैन, एम का मान, और साथ में है 9। तो ये हमारा हो चुका है टोटल वर्क। अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों क्या, दोनों आदमी और औरतें मिलकर काम कर रही हैं। तो 6 मैन प्लस 8 वुमेन का समय, इनको टोटल कितना समय लगेगा ये निकालना है। समय कैसे निकलेगा, ऊपर आ जाएगा टोटल वर्क, नीचे आ जाएगा इनकी इफिशिएंसी आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है, 14 इंटू 8 इंटू 9। इसको अभी हम सरल नहीं करेंगे, अब इनकी इफिशिएंसी और निकाल लेते हैं कितना होगा। तो देखो 6 मैन की जगह रख दोगे आप 8, इसी प्रकार से 8 इंटू वुमेन की जगह रख दोगे 9। ये इतना हो जाएगा एक दिन का टोटल काम। ये 48 हो चुका है, ये 72 हो चुका है, दोनों को जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा। यानी कि एक दिन का काम कह दो 120 आ चुका है। ठीक, एक दिन का काम या इफिशिएंसी हो गई या क्षमता हो गई। अब इसको आप सोल्व करते हो तो ये किस से कटेगा, 8 से काटते हो तो 8 एकम 8, 8 5 40 हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 5, तो ये आपका आ गया 42.5 कह दो या 8.4 कह दो, 8.4 हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, यानी 8.4 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे यदि 8 मैन और 6 मैन और 8 वुमेन मिलकर काम करते हैं। तो सवाल नंबर 57, यदि 1 माइनस कोस पी और 1 प्लस कोस पी इक्वल टू 1/3/4 है, सॉरी फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि 1 माइनस कोस पी और 1 प्लस कोस पी इक्वल टू 3/4 है, तो पी का पी न्यूनतम कौन है, न्यून कौन है, तो सेक पी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये हो गया हमारा a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर पी, ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, 3/4 के बराबर। तो यहाँ से यदि मैं कोस स्क्वायर पी निकालता हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 3/4 आ जाएगा। सॉल्व करोगे इसको
4 1/4 आ जाएगा। यानी कि cos p की वैल्यू कितनी आ गई, cos p, ये तो p स्क्वायर की वैल्यू आई है 1/4, तो cos p की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ये आ गया। अब cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं cos 60। तो यहाँ से मुझे पता चला p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो p का मान निकालना तो हम 60 निकाल सकते हैं। उसने कहा है sec p का मान निकालो, तो sec p का कितना होता है, या तो आप sec 60 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, sec 60 का मान कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 66, दिए गए वृत्त में व्यास AB को बढ़ी हुई जीवा CD से बिंदु P पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AP, CD और DP रेखाखंडों की लंबाई क्रम से 18, 3, 9 है तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक एक बिंदु P से वृत्त पर इस प्रकार से यदि दो जीवाएं या खींची गई है तो क्या होगा, हम कहेंगे PA इंटू PB इक्वल होगा PC इंटू PD, इस प्रकार से इक्वल होगा। अब देखो, PA AP या PA कह दो, AP PA आपको कितना दे रखा है, ये आपको 18 दे रखा है। AP कह दो या PA कह दो, PB हमें नहीं पता है अभी तक, PAB निकालना है। और PC इंटू PD, PC आपको PC, अब देखो CD आपको दे रखा है कितना, CD आपको 3 दे रखा है और ये DP आपको 9 दे रखा है। तो यहाँ से यदि दोनों को पूरे को जोड़ दिया जाए तो कि ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, PC हो गया, 12 हो गया, और PD आपका 9 हो गया है। तो यहाँ से आपका PB हो जाएगा, PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 9/18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हो, 1 से 2 आ जाएगा, 2 से 6, यानी PB आपका हो चुका है 6 और PA की वैल्यू है आपकी 18। PA की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो अब AB जो कि वृत्त का व्यास है वो बराबर हो जाएगा PA माइनस PB, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो PA की वैल्यू है 18 और PB की वैल्यू है 6, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 आ चुकी है AB की वैल्यू। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी AB की हाफ, AB की हाफ, AB है 12, 12 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, तो 6 इसकी त्रिज्या आ चुकी है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। सवाल नंबर 68, राधा और वत्सल्य वत्सल राधा और वत्सल ने एक कारोबार में क्रम से 36,000 42,000 का निवेश किया। सक्रिय भागीदार होने के कारण राधा को कारोबार चलाने के लिए हर महीने इतना अतिरिक्त मिला। 3 वर्ष में यदि राधा को कुल मिलाकर इतना मिला, यानी अतिरिक्त और जो इसका हिस्सा था वो सब मिलाकर कुल मिलाकर इतना मिला है उसको, तो इस अवधि के दौरान वत्सल ने कितना लाभ अर्जित किया। तो राधा को हम R से दिखा देते हैं और वत्सल को V से दिखा देते हैं। तो 36,000 ये आपका हो गया 36,000, इसने 36,000 लगाया, इसने 42,000 लगाया। ठीक है, इसको यदि आप सरल करते हो तो ये आ जाएगा 6:7, इसी अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। अब राधा सक्रिय भागीदार था, इसलिए उसको कुल टोटल के अलावा जो उसका ब्याज के अलावा उसको हर महीने इतना एक्स्ट्रा मिलता रहा हर महीने। तो एक महीने का इतना मिला उसको, कितना मिला एक महीने का, 637 एक महीने का मिला, 637.50। 3 महीने तक ब्याज मिलता रहा, 3 महीने क्या 3 वर्ष तक मिलता रहा। 3 वर्ष में कितने होते हैं, कुल टोटल 36 महीने होते हैं। तो इसको आप यदि मल्टीप्लाई करते हो तो कुल टोटल कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2000 क्या 22,950 आ जाएगा, 22,950 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो इतना उसको अतिरिक्त मिला है। कुल टोटल कितना मिला है, 31,500।
कुल टोटल मिला है उसको 31,500। तो 31,500 में से आप 31,500 में से आप ये घटा दो। यदि आप ये घटाते हो तो 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ से ये 10 हो जाएगा, 5 और ये 3 8, इतना मिल जाएगा। यानी कि राधा को कितना मिला है लाभ? 8,550 मिला है। लाभ में उसका हिस्सा कितना है? 8,550, यानी कि 6 अनुपात की वैल्यू इतनी है। तो किससे मल्टीप्लाई किया गया है जिससे कि 8,550 आ जाए 6 को? तो भाग दे के आप देख लो, 8,550 के अंदर 6 का यदि भाग दोगे आप, कितना बार जाएगा? 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 पाँचे 7, 6 पाँचे 30, इतना आ जाएगा। यानी कि 6 को आप इतने से मल्टीप्लाई करोगे, या कह दो कि 1 की वैल्यू इतनी आ चुकी है। 1 अनुपात की वैल्यू, 6 अनुपात की वैल्यू 8,550 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई है? 1,425 आ चुकी। तो 7 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 1425 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 9,925 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9,975 आएगा, 25 नहीं, 9,975 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से आपका 4 हो जाएगा। यही पूछा गया है कि वत्सल का हिस्सा लाभ के अंदर कितना होगा। इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सवाल नंबर 75, एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/10 लोग वहां उपस्थित कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? अब देखो इस प्रकार से दिया गया है कि 6/11। तो यहां पर देखो कुल टोटल लोग कितने हो गए हैं? हम कहेंगे कि 11 लोग तो हो चुके हैं कुल टोटल। कुल टोटल कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। तो मैं कह देता हूं कुल टोटल 11 लोग हैं, जिसके अंदर से 6 लोग तो कुर्सियों पर बैठे हैं। बचे कितने? 11 में से यदि आप 6 घटाते हो तो 5 लोग जो है वो खड़े हैं। एक चीज हो गई। इसी प्रकार से कुर्सियां कितनी है? कुर्सियां कुल टोटल कितनी है? तो देखो आपको दे रखा है 9/14। तो हम कहेंगे टोटल कुर्सियां कितनी है? 14 है, जिसमें से टोटल कुर्सियां कितनी है? 14 है, जिसमें से 9 कुर्सियों पे तो लोग बैठे हुए हैं। तो बाकी कितनी खाली है? 14 में से आप 9 घटा दो, यानी कि 5 कुर्सियां खाली है। इस प्रकार से तो अब अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें तो चलो 2 भागों में इसको बांट लेते हैं। अब पढ़ो वापस से एक बार। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां पर उपस्थित कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं ये बताना है। अब देखो कुल टोटल लोग कितने थे? 11 थे। कुल टोटल कितने थे? 11 लोग थे। कितने लोग कुर्सियों पर बैठे हैं? तो हम कहेंगे 6 लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। 6 लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। तो खड़े हुए लोग कितने हैं? 5 लोग खड़े। टोटल कुर्सियां कितनी हैं? 14 कुर्सियां हैं। और टोटल कुर्सियां 14 है, और कुर्सियों पर बैठे हुए लोग कितनी है? भरी हुई कुर्सियां कितनी है? 9। खाली कितनी हो गई? 14 माइनस 9 करोगे तो 5 खाली है। अब वो कह रहा है कि 30 कुर्सियां खाली है। तो यहां से हमें पता चला खाली कुर्सियां कितनी है? 5 आ गई है। यानी कि 5 की जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है। ठीक है, 5 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई है? 6 के बराबर हो गई है। अब देखो भरी हुई कुर्सियां कितनी हैं? 9 अनुपात। तो 9 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई है? 9 6 54, यानी कि टोटल 54 कुर्सियां भरी हुई है। अब हमें यहाँ पता था कि कितनी कुर्सियों पे लोग बैठे हुए थे जितनी भरी हुई है, यानी कि 6 जो वैल्यू है, कितने लोग कुर्सियों पे बैठे हुए थे? कितने? 6 अनुपात
यहाँ पर। और हमें पता चला हुआ है भरी हुई कुर्सियां कितनी है, 54। तो यानी कि 54 लोग ही बैठे हुए हैं, जो कुर्सियां भरी हुई है वहीं पे तो लोग बैठे हुए हैं। तो छः छः अनुपात की वैल्यू है 54, ये हमें पता चल चुका है। तो एक अनुपात की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, 9 आ जाएगी। 9 आ गई है। तो उसने पूछा कि लोग खड़े कितने, यदि 6 बैठे हुए हैं तो इनका अंतर आता है 5। तो 5 लोग हैं जो खड़े हुए हैं, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 निम 45। तो 45 लोग जो है वो खड़े हुए हैं। ये अब आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से होगा ये सवाल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे देख लो कि देखो टोटल 11 थे, उसमें से कितने लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, 6 लोग बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से 14 टोटल कुर्सियां थी, जिसमें से भरी हुई कुर्सियां कितनी है, 9 है। तो जो ये 6 लोग बैठे हुए हैं, या कह दो 9 कुर्सियां जो भरी हुई है, वो दोनों एक ही चीज को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दोनों को 18 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस पूरे को तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यदि इधर करता हूँ तो इधर भी करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट दोनों में। ये आपका हो जाएगा 33 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 3 6 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 14 दूनी 28 हो जाएगा, और ये आपका 18 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि 18 कुर्सियां भरी हुई है या 18 लोग बैठे हुए हैं, दोनों बात बराबर है। जितनी कुर्सियां भरी हुई होगी उतने लोग बैठे हुए हैं। अब खाली कितना है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। खाली कुर्सियां टोटल 28 कुर्सियां, 18 भरी हुई है। इनका अंतर आप देखो कितना आएगा, 10 आ गया। 10 की वैल्यू आपको दे रखी है 30। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो चुकी है, यहाँ से 3 हो चुकी है। अब आप किसी की भी निकाल सकते हो, चाहे इधर से या इधर से। हमने सब अनुपात को बराबर कर लिया है पहले ही। एक अनुपात की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है। उसने पूछा कि हॉल में कितने लोग खड़े हैं, 18 लोग बैठे हुए हैं। 33 में से अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका ये आपका यहाँ से 17, 18 घटाओगे तो 12 और 15 हो जाएगा। तो 15 की वैल्यू हमें निकालनी है कि 15 लोग खड़े हैं। यदि 15 लोग खड़े हैं तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक अनुपात की वैल्यू 3 है, तो 15 की वैल्यू 15 इंटू 3 इक्वल टू 45। तो 45 लोग खड़े हैं। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा इस सवाल को। ये अच्छा सवाल था। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 78। एक धनराशि का निवेश 7.2 वर्ष के लिए किए जाने पर परिपक्व राशि के रूप में कितना प्राप्त होता है। अब क्या किया, साधारण ब्याज की दर लागू ब्याज की दर से यदि 2% अधिक हो, यदि ब्याज दर 2% अधिक हो तो कुल टोटल परिपक्वता के बाद में राशि कितनी मिलेगी, 6272 मिलेगी। तो पूछा गया कि मूल राशि क्या है। देखो पहले कितना मिल रहा था, 5768। अब कितना मिल रहा है, 6272। ये अधिक, इन दोनों को यदि हम घटाते हैं तो इन दोनों का अंतर आपका आ जाता है 504 का। ये 504 का जो अंतर किस वजह से आया है, इस 2% जो अधिक ब्याज दर आई है उसकी वजह से आया है। तो हम कह देंगे कि राशि थी, हमने मान ली एक्स। एक्स को 2% ब्याज पर 7.2 साल के लिए कितना ब्याज आता है, 2% के हिसाब से कितना आएगा, 504 के बराबर आ जाएगा। यानी कि इस 2% की वजह से ही तो ये आया है 504। तो इस 2% के हिसाब से हमने निकाल लिया है। तो अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लो। 504 इधर, 100 को भी ले जाओ, 2 नीचे आ जाएगा और 7.2 भी नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। इसको यदि आप इससे काटते हो कितना बार जाएगा, ये आपका 6 बार चला जाएगा। 6 बार गया, 2 से काटोगे तो 3 बार चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो राशि है 72 से यदि आपने काटा तो ये 6 बार गया। Okay?
6 बार गया या फिर 7 बार जाएगा? 7 7 चौक 28, तो 7 बार जाएगा। तो ऊपर तो कितना हो गया है 7,000, नीचे हो गया है 2 बचा है, 2 से यदि काटोगे तो कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 80, दिए गए वृत्त में किसी केंद्र को केंद्र पर बनने वाले अधिक कोण का मान 104 डिग्री है। यदि वृत्त के भीतर बनाए गए त्रिभुज में कोण ओ के सम्मुख कोण का माप कितना होगा ये बताना है। ये वाला कोण हमें बताना है कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो आप जानते हो इस प्रकार से यदि एक वृत्त है तो केंद्र पर बना कोण इन्हीं दो बिंदुओं से परिधि पर बने कोण, ये भी आपको देखना है कि एक ही तरफ होना चाहिए। तो यदि ये कोण x है तो केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि इन दो बिंदुओं से एक कोण तो इधर बन गया केंद्र पर, दूसरा कोण इधर बन गया, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए। ठीक है, एक ही तरफ के कोणों को हम काउंट करेंगे। तो देखो ये 104 है, इन्हीं बिंदुओं से कहीं पर भी परिधि पर बना देते हैं। तो ये यदि 104 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 52। अब देखो यदि इस लाइन को हम छोड़ दें, इसको हम रेड कर देते हैं, तो जो मैंने रेड किया है तो ये मिलकर एक क्या बन चुका है, चतुर्भुज। और जो वर्त के अंदर चतुर्भुज बनता है, चारों दीवारों को यदि वर्त की चारों जो चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं वो यदि वर्त को स्पर्श करते हैं तो हम इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो ये यदि 52 है, मैं इसको P मान लूं तो 52 प्लस P 180 के बराबर हो जाएगा। तो P का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 52 कर दोगे आप, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 52 घटाओगे तो एक 8 आ जाएगा, 6 2 128 आ जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 128 के बराबर आ चुकी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 85, एक गोले की त्रिज्या r है, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर है, जो कि उसकी भी त्रिज्या r है। इन दोनों ठोसों का कुल आयतन आपको इतना दे रखा है। यदि h बेलन की ऊंचाई है तो h अपॉन r का मान बताओ। तो देखो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से बेलन का हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू h हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई उसने h के रूप में दे रखी। ये आपको दे रखा है 7/3 पाई r क्यूब के बराबर दे रखा है। अब देखो यदि मैं प्रत्येक, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी बटे में 3 ले आते, यदि नीचे 3 लाते तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों किया, अब कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 1/3 हमने कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 4r कॉमन बच जाए, 4r बच जाएगा, और यहाँ आपका 3h बच जाएगा। यहाँ पर आपका 7/3 पाई r स्क्वायर अलग और एक r को अलग लिख दिया है। तो इस प्रकार से ये आपका और ये कट जाएगा, ये आपका कट चुका है दोनों साइड से। बचा क्या, 4r प्लस 3h बराबर 7r बचा है। r को यदि उधर ले जाओगे तो ये आपका 3h, 7 माइनस 4r करोगे तो 3r हो जाएगा। तो यहाँ से आपका h को नीचे ले आता हूँ, ये 3 3 1 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छे से लिख देते, 1 के बराबर हो जाएगा। तो h अपॉन r का मान कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 100, एक प्रतियोगिता में जीत पर कितना मिलेगा, 2 अंक मिलेगा, ड्रॉ के ऊपर कितना मिलेगा, 1 अंक मिलेगा, और हारने पर कोई अंक नहीं मिल रहा है। फिशर ने 20 मैच खेले, जिसमें से उसने 3 मैच ड्रॉ खेले, कम से कम 1 मैच में हार हुई है और कम से कम 1 मैच में जीत हुई है। तो उसके अधिकतम और न्यूनतम संभावित अंक कितने हो सकते हैं ये बताना है। तो देखो जीत वाले और ड्रॉ वाले दूसरे, और एक है हार वाले। तो देखो कितने टोटल मैच ड्रॉ हुए हैं, 3, और प्रत्येक का कितना अंक मिलता है, 1 अंक मिलता है। इसी प्रकार से उसने हार कितना मैच हारा है, 1 मैच हारा है, और जीता भी कितना है, कम से कम 1 मैच जीता है। ये कह रहे हैं कि कम से कम 1 मैच जीता है, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, इस प्रकार से। अब देखो
एक एक हारा है, एक जीता है, एक ये किया है। न्यूनतम एक जीता है, न्यूनतम एक हारा है और 3 ड्रॉ हुए हैं। तो ड्रॉ के कितने मिलते हैं? प्रत्येक 1 अंक मिलते हैं, यानी 3 मैच के 3 अंक मिलेंगे। जीत वाले का एक मैच मिनिमम जीता है। यदि मिनिमम अब हम न्यूनतम संभावित अंकों की बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम संभावित अंक कितने कब होंगे? जब उसने एक ही मैच जीता है केवल। जो कह रहे हैं कि न्यूनतम कम से कम एक जीता है, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, मगर हम न्यूनतम संभावित अंक यदि निकालने हैं तो आप जो जीत वाले हैं उनको मान लो कि केवल एक ही जीता है उसने। एक जीता है तो कितना आएगा? 2 ही। एक मैच जीता है तो 2 ही अंक मिलेंगे और हार का कोई मिलता नहीं है, तो बाकी मैच उसने सारे हारे हैं। तो इस प्रकार से हार का टोटल कितना मिला? 5 ही अंक मिलेगा। ठीक है, न्यूनतम उसको कितने मिल सकते हैं? 5 अंक मिल सकते हैं। ये तो कंडीशन हुई कि जब उसने बाकी जितने भी मैच थे हार गया। ठीक है, एक जीता है, एक ड्रॉ हुआ है और बाकी टोटल कितने थे? 20 मैच थे, तो ये आपके 15 और 16 मैच उसने कुल टोटल हारे हैं। 16 मैच कुल टोटल हार गए इसी प्रकार से। अब यदि बाई चांस जीत की बात करते हैं, ये तो एक कंडीशन ले ली है हमने। जीत की बात करते हैं तो कम से कम एक तो हारा है और कम से कम एक जीता है, वो उसने ऐसा कह रहे हैं। अब अधिकतम अंक हमें करने हैं, तो मैक्सिमम आप जिताओ। ठीक है, ड्रॉ वाले तो उतने ही रहने। तो देखो, ड्रॉ के तो 3 ही अंक मिलेंगे, हारने वाले का मान लिया कि 1 अंक मिला है, 0। और बाकी उसने जितने मैच हैं वो सारे के सारे जीते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? जीते हुए मैच आपके हो जाएंगे, 1 हारा है, 3 ड्रॉ है, तो बाकी 16 जीते हैं। 16 के कितने मिलेंगे? कुल टोटल 32 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो अधिकतम अंक कितने हो गए हैं? कुल मिलाकर 35 हो गए हैं। तो अधिकतम 35 मिलेंगे, न्यूनतम उसको 5 मिलेंगे। ये देख लो किस में दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आगे बात करते हैं सवाल नंबर। तो शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुकी है, अब शिफ्ट 2 की तरफ आते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने, x बराबर 3 कोस ए कोस बी, y बराबर ये दे रखा है, z बराबर ये दे रखा है, तीनों का स्क्वायर कर कर जोड़ना है। ओके, अब आप देखो, तीनों का स्क्वायर कर कर जोड़ना है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तीनों की वैल्यू रख दो। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? तीनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक चीज तो ये है। अब देखो मैं साथ में ही बताता हूँ आपको, यहाँ 3 कोस ए है, यहाँ पर भी 3 कोस ए है। इनका यदि आप स्क्वायर करोगे और साथ में देखो 3 कोस ए है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा दोनों में। यदि दोनों से करें तो कितना आएगा कॉमन इनका स्क्वायर? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और कोस स्क्वायर ए, इतना कॉमन आ जाएगा। अंदर आपका क्या बचेगा? एक में तो बचेगा कोस स्क्वायर बी बच जाएगा, दूसरे में आपका साइन स्क्वायर बी बच जाएगा, और तीसरी वैल्यू पूरी की पूरी इस प्रकार से 3 साइन ए। 2 में से ही हमने कॉमन लिया है, इतना कॉमन आ गया। इस पूरे का अंदर वाले का मान कितना आएगा? 1 हो जाएगा। इसका यदि 1 हो गया, ये आपका आया 9 कोस स्क्वायर है, इसका भी तो स्क्वायर किया था, यहाँ पर भी तो 9 होना चाहिए, 9 साइन स्क्वायर है। तो ये आपका 9 कोस स्क्वायर हो गया है और ये आपका 9 साइन स्क्वायर ए हो गया है। तो अब आएगा आपका 9 कॉमन और अंदर बच जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से इसका मान 1, तो आ गया आंसर कितना? 9 आ गया, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि इस पूरे का मान भी आपका कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना हो गया? 9, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 7, जब 43 को x से विभाजित किया जाता है तो x माइनस 5 शेष बचता है। x एक प्राकृत संख्या है, तो x के कुल कितने मान संभव हैं? देखो 43 के अंदर जब हम x का भाग देंगे, ठीक है, तो मान लिया कि a बार गया, बचा शेष कितना? लास्ट में आपका शेष जो बचा है वो x माइनस 5 शेष बच गया आपका। ये कह रहा है वो x का भाग दिया, a बार गया, x माइनस 5 बच गया। ठीक है, a आपका भागफल हो गया है, x माइनस 5 आपका शेष फल हो गया है। तो देखो 43 इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? 43 इक्वल टू बराबर है a इंटू एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस 5
ये इसके साथ जोड़ देंगे, इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखो 43 बराबर ए एक्स प्लस एक्स माइनस 5, इस 5 को मैं उधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 48 और बराबर किसके हो जाएगा, ए एक्स प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। अब दोनों में से मैं x को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 1 बच जाएगा, इस प्रकार से। अब देखो x के क्या क्या मान संभव है, x के क्या क्या मान संभव है, तो यहाँ देखो हम जब देखते हैं तो a प्लस 1 है, यहाँ पर a प्लस 1 है, यानी कि ये एक नहीं हो सकता। क्योंकि एक क्यों नहीं हो सकता कि इसमें a का मान 0 नहीं हो सकता, a का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कितनी बार तो भाग गया होगा, ऐसे तो नहीं है कि 0 बार गया है, कुछ तो भाग गया होगा तभी तो शेष बचा है। तो इसलिए इसका मान कभी भी एक नहीं हो सकता। तो a में कुछ ना कुछ, a में एक जुड़ा तो न्यूनतम 2 आएगा, या 3 आ सकता है, या फिर 4 5 6 जो भी आएगा, मगर कम से कम कितना आएगा, 2 आएगा। ये है, इसका मान कम से कम 2 आएगा, इतना पता चल चुका है हमें। तो अब देखो इसके टुकड़े करते हैं। सबसे पहले 48 के मैं क्या क्या टुकड़े कर सकता हूँ, एक x का मान होगा, एक 1 प्लस एक्स का 1 प्लस a का मान होगा। तो देखो मैं लिख सकता हूँ इसका मान यदि 2 लूँ तो इसका मान मैं कितना ले सकता हूँ, 24 ले सकता हूँ। एक तो ये ले सकते हैं, या फिर देखो क्या क्या मान ले सकते हैं हम रखते हैं, एक तो ये रख सकते हैं, या फिर इसको मैं 4 कर दूं और तो ये कितना हो जाएगा, आधा 12 हो जाएगा, या फिर 6 8 हो जाएगा, और या फिर 3 16 हो जाएगा। ये मान हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या मान हो सकते हैं, उसके अलावा 1 प्लस ए का मान यदि 24 के बराबर है और x का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो सकता है। इसका मान यदि 12 होता तो इसका मान 4 के बराबर हो जाता, इसका मान 6 होता तो इसका मान 8 के बराबर हो जाता, और इसका मान 3 होता तो इसका मान 16 के बराबर हो सकता है। इस प्रकार से x के टोटल कितने मान आ गए, 8 मान आ गए। अब इसमें से हम कौन से मान नहीं लेंगे, उसने कहा है कि शेषफल कितना बचा है, शेषफल कितना बचा, x माइनस 5 बचा है, x माइनस 5 बचा है। यदि आप x का मान 5 से छोटा रखोगे तो शेषफल आपका ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव आएगा, जो कि संभव नहीं है। तो x का जो मान है हमें ये 3 छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 रखोगे तो आप माइनस का 2 आएगा, इसी प्रकार से 2 रखोगे तो माइनस का 3 आएगा, और शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए इस मान को छोड़ना पड़ेगा, इस मान को छोड़ना पड़ेगा। तो x के टोटल कितने मान बचे, अब टोटल 6 मान बचे, एक 24 12 6 4 8 16, ये टोटल x के 6 मान हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, टोटल 6 मान हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया। 6 तरीके से हम x की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये आपका सवाल हो चुका है। सवाल नंबर 8, इनमें से किन दो भिन्नों को 5/7 और 3/4 के बीच रखा जा सकता है। अब सबसे पहले आप को 5/7 का मान निकालना पड़ेगा और 3/4 का मान भी निकाल के देखना पड़ेगा। अंतर हम यहाँ पर बराबर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यदि अंतर हम बराबर करने बैठ गए तो दो संख्याएं तो ये हो गई, फिर 4 6 8 और 2 10, टोटल 10 संख्याएं हो गई है। फिर उनके हर को लेंगे और इस प्रकार से काफी लंबा हो जाएगा। तो आप इनकी सबसे पहले वैल्यू निकालने की कोशिश करो। अब देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है 1/7 की परसेंटेज के अंदर वैल्यू कितनी होती है, ये आपका होता है 14 सही 2/7 होता है। यदि आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो हो गया आपका, इसके बराबर हो जाएगा ये 1/7 की वैल्यू यदि ये है तो एक आपका था 5/7, एक था 3/4। 5/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 14 सही 2/7, और इसकी वैल्यू होती है 75% के बराबर, ये भी है परसेंटेज के अंदर। अब देखो 5 को इससे करोगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है, एक तो ये, और 2 से करोगे तो 10, एक बार और जाएगा 71 सही 10, 71 सही 3/7 इतना आ जाएगा, और ये आपका है 75%, इतना है। अब आपको देखना है इसके बीच में दोनों ऑप्शन कौन से आ रहे हैं। हम जानते हैं कि जो
2/3 होता है, 2/3 होता है, वो किसके बराबर होता है? 66.2/3। इस प्रकार से होता है परसेंटेज के अंदर, 66 सही 2/3 परसेंटेज होता है। तो ये आपका जो है इस इन दोनों के बीच में नहीं है, इसलिए दूसरे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा होगा नहीं। ये हो चुका है। दूसरी भिन्न को 5/6 को आपको जरूरत नहीं है चेक करने की, क्योंकि हमने पहला चेक किया है 2/3 को, वो नहीं है। और उसने कहा कि दोनों की दोनों बीच में होनी चाहिए, तो 2/3 बीच में नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 को आप चेक करो। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हो तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7 सही 11, ये इसको करते हो तो आपका 77 आ जाएगा, और 77 सही 7/9 आ जाएगा। तो ये भी इन दोनों के बीच में नहीं है। बड़ा मान हो चुका है, 75 से ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर 3 में यदि आप देखते हो तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 50% की वैल्यू, जो भी इनके बीच में नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। वैसे तो आपके ऑप्शन 3 कट हो चुके हैं, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर सकते हो और चेक भी कर लेते हैं। देखो इस वाले को चेक करते हैं। 8 को यदि आप चेक करो तो कितना आ जाएगा? ये होगा आपका 8 इंटू, और 11 को परसेंटेज में हम लिखते हैं 9 सही 1/11%। तो ये आपका हो गया 72, और इसको करोगे तो 72 इंटू इतना हो गया है। अब देखो 72, 8 सही 11 इनके बीच में आ रहा है। और इसी प्रकार से आप 11/15 को भी चेक कर लो। 11 इंटू 15 को क्या लिख सकते हैं हम? इसको चेक कर रहे हैं तो इसको 1/15 को क्या लिख सकते हैं आप? 15 का जब आप 100 के अंदर भाग दो, कितनी बार जाएगा? 100 के अंदर आप जब 15 का भाग दोगे तो ये आपका जाएगा 6 बार। बचेगा कितना? 10। 10/15 या 2/3 कह दो, तो 11 इंटू 6 सही 2/3 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, एक तो आपका 66 आ जाएगा, और 11 को जब 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 22/3 हो जाएगा। तो 66। अब इसमें आप जब 3 का भाग 22 के अंदर दोगे तो कितनी बार? 7 बार जाएगा, तो 7 और आ जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 73 सही 1/3%, ये हो जाएगा आपका। तो ये दोनों के दोनों किनके? इन दोनों के बीच के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 9, यदि tan थीटा बराबर P/Q है तो इसका मान निकालना है। यदि tan थीटा बराबर इतना दे रखा है तो tan थीटा को आप लिख दो कि sin थीटा P और cos थीटा Q, यानी sin थीटा बटे cos थीटा किस रेशियो में आ गए? P/Q रेशियो में आ गए। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो इस समीकरण के अंदर, तो ऊपर आपका P² माइनस Q² हो जाएगा और नीचे P² प्लस Q² आ जाएगा। बस ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 11, 2 cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5 दे रखा है, इसका मान निकालना है। तो आप इस 2 को सबसे पहले इधर ले जाओ, ठीक है। यदि मैं इधर लेके जाता हूं तो मेरे पास बचता है cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2, इतना बचता है। अब ये क्या है कि cos थीटा sec थीटा को लिख सकता हूं मैं 1/cos थीटा। तो ये आपके पास एक चीज बन गई है, x प्लस 1/x बराबर इतना दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? cos² थीटा प्लस 1/cos² थीटा। यदि ये k के बराबर दे रखा है आपको, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? k² माइनस 2 होती है। k की वैल्यू कितनी है? 5/2 है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू 5/2 रखोगे तो ये 25/4 माइनस 2 हो जाएगा। तो 25 माइनस 8/4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 17/4। 17/4 वैल्यू आ चुकी है इसकी। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया है। सवाल नंबर 16, एक दूध वाला शुद्ध दूध में 10% पानी मिलाता है, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं होता है, फिर से पिछले मिश्रण में 10% और पानी मिला देता है। वह इस क्रय मूल्य पर बेचता है, वह इसे क्रय मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में दूध था, मान लिया कि 100 दूध था या 100 लीटर दूध था। तो 100 लीटर
में 10% पानी मिलाता है तो अब कितना हो जाएगा, यानी कि इसका 110% हो जाएगा। अब इसमें फिर से वो 10% पानी मिलाता है तो अब कितना हो जाएगा, वापस इसका 110% हो जाएगा पूरे का जो अब है, इस प्रकार से इतना हो गया। ठीक है, अब आप वो क्या कर सकते हो, इसकी यदि आप वैल्यू निकालोगे, 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, आपका 121 आ गया है। यानी स्टार्टिंग में मिश्रण कितना था, 100, पानी मिलाकर उसने कितना कर दिया, 121 लीटर कर दिया है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में था 100 लीटर, अब उसने कितना कर दिया है, 121 लीटर। तो खरीदा तो उसने 100 लीटर है, 100 लीटर का पैसा लगा है उसका, और बेच कितना रहा है, 121 लीटर बेच रहा है। ठीक है, तो कितने का फायदा हो गया, जो कि यदि वो क्रय मूल्य पे भी बेचे तो कितने का फायदा होगा, जितना उसने पानी मिलाया है। पानी कितना मिलाया है, इनको आप घटा दो, 21 लीटर, यानी कि 21 लीटर उसने जो पानी मिलाया है उतना उसको लाभ हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, अब आप परसेंटेज के रूप में करोगे तो 21 का लाभ हुआ है, 21 पर 100 पर हुआ है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21% आ चुका है, 21% आ चुका है। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो कि पहले 10% मिलाया फिर 10% मिलाया, तो कुल टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटे 100, इससे निकाल सकते हो कुल टोटल कंपाउंड परसेंट। तो इस प्रकार से भी निकालोगे, x की जगह आप 10 रखोगे, y की जगह भी 10 रखोगे, यहाँ पे भी 10 रखोगे, तो इसका मान आएगा 21% आ जाएगा। ठीक है, तो 21% का उसको लाभ आया। डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके जो विकर्ण है किसी बिंदु पी पर काट रहे हैं, या ओ मान लो ओ पर काट रहे हैं, बिंदु ओ पर काट रहे हैं। ठीक है, तो जो ये ओ बिंदु है, पी क्यू आर एस, जैसे आपको समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस दे रखा है तो आपको लाइन से पॉइंट लिखने पड़ेंगे। यदि इधर से चल रहे हो तो पी क्यू आर एस, इस प्रकार से चलना पड़ेगा, आपको एक ही क्रम में चलना पड़ेगा। तो ये बिंदु यदि आपका ओ है, तो ओ बिंदु है ना, पी आर जो विकर्ण है उसको बराबर भागों में बांट रहा है। इसी प्रकार से एस क्यू विकर्ण है, उसको भी बराबर भागों में बांट रहा है। यदि इनको बराबर भागों में बांट रहा है तो देखो ओ के क्या हो जाएगा, ओ के निर्देशांक हम क्या कह सकते हैं, यदि इसके x1 y1 है, इसके x2 y2 है, इसके x3 y3 है, और इसके x4 y4 है, इस प्रकार से x4 y4 है। तो हम कह सकते हैं ओ के निर्देशांक यदि पी आर को लेते हैं हम, तो दोनों को, जितनी ये वैल्यू और जितनी ये वैल्यू है, इनको जोड़कर आधा कर दो, यानी x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2। ठीक है, ये किसके निर्देशांक आ चुके हैं, ओ के आ चुके हैं। और दूसरा तरीका है, आप इनसे भी निकाल सकते हो, x2 प्लस x4 बाई 2, y2 प्लस y4 बाई 2, इससे भी निकाल सकते हो। ये दोनों बराबर होंगे, यानी ये वैल्यू बराबर होगी और यहाँ पर ये वैल्यू बराबर होगी, इस प्रकार से। क्योंकि हमने निर्देशांक तो दोनों टाइम ओ बिंदु के ही निकाले हैं, बिंदु ओ के निकाले हैं इससे भी, और एक बार हमने दूसरे विकर्ण से निकाले हैं। तो ये क्या है कि ओ बिंदु दोनों विकर्णों को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, तो उसके निर्देशांक आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब P के कितने हैं आप सबसे पहले रखो, P के कितने हैं, -1। और एक बार तो हमको लेना है P और R को, तो P और R को लो आप, आ जाएगा -1 प्लस 7 बाई 2, -1 प्लस 5 बाई 2, ये आ गए हैं। यदि इनको हम चेक करें तो ये आपका 6 बाई 2 आ चुका है, और ये आपका 4 बाई 2 आ चुका है। और ज़्यादा सरल करोगे तो ये आपके 3 और 2 आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं, 3 और 2 आ चुके हैं।
अब दूसरा हमें चेक करना है, इसको इस प्रकार से बांट। अब की बार हम एक तो Q को ले रहे हैं और एक S को ले रहे हैं। एक बार तो ये निर्देशांक आ चुके हैं। अब O के निर्देशांक है जो O बिंदु का, इनके बराबर होंगे। तो जब हम ले रहे हैं किसको, Q का, और S के हम मान लेते हैं XY मान लेते हैं, तो 8 प्लस x/2 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। और जो दूसरा है 0 प्लस y/2, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका 2 के बराबर आ जाएगा। ये हो गई। अब यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपके s के निर्देशांक s बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, जिसको हमने xy माना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आपका 2 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 8 और करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा आपका यहाँ से। तो और इसको सॉल्व करोगे तो आपका y का मान कितना आ गया है, y का मान आपका 4 आ चुका है। तो ये आपका बिंदु आ चुका है s का मान, ये आपका s का मान आ चुका है। क्या आ चुका है, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 4, और हमने यही तो माना था एक्स वाई हमारा s। तो इसका मान कितना आ चुका है, -2 और 4 आ चुका है। -2 और 4 कह दो आप, ये आपका s का मान आ चुका है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको एग्जाम में इतना नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, एक बार तो इससे आप बिंदु O की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है। और दूसरा फिर आप दूसरे विकर्ण से इस प्रकार से निकाल के उनको बराबर रख दोगे। बस इतना करना है आपको। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने के लिए मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 29। 12 संतरों का CP 9 संतरों के SP के बराबर है, यानी कि 12 का क्रय मूल्य बराबर है 9 के SP के बराबर है। तो यहाँ से CP SP का रेशियो जो आपका है 3:4 का आ जाएगा, सरल करोगे तो। अब दूसरा कह रहा है 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर है। तो 10 संतरों की छूट है ना, किसके बराबर है, 5 संतरों के लाभ के बराबर है। ये भी आपको दे रखा है। तो आपके पास यहाँ से छूट और लाभ का भी अनुपात आ जाएगा, किस रेशियो में है, 1:2 में आ जाएगा यदि इनको सरल करोगे तो, ठीक है। तो छूट और लाभ का अनुपात आ चुका है 1:2, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात आ चुका है 3:2। उसने पूछा है छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो छूट किस पर मिलती है, मार्क प्राइस पर मिलती है। अब हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, CP फिर मार्क प्राइस और फिर SP लिख लेते हैं। CP आपका कितना है, 3 दे रखा है। SP कितना है आपका, 4 दे रखा है। अब देखो यहाँ पर यदि हम लाभ देखें ना, कितना दिख रहा है, क्रय मूल्य और SP के बीच का लाभ यदि हम देखें कितने का दिखाई दे रहा है, 1 का दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पर लाभ देखोगे ना आप इसमें, तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 2 का दिखाई दे रहा है। दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँ, 2 को बराबर करने के लिए इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपका ये 2 हो जाएगा। इसको यदि मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, ये आपका 6 हो जाएगा, और इसको भी कर दो, ये आपका 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखो, अब आपका यहाँ पर लाभ कितना दिखाई दे रहा है, 2 का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2 है। तो अब हमारा रेशियो क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो आपकी छूट है ना वो 1 है। छूट कितनी है, 1 है, ठीक है। छूट कितनी है, 1 है। तो मार्क प्राइस पर मिलती है, यानी कि छूट 1 है, इसका मतलब मार्क प्राइस कितना हुआ होगा, 9 होगा, तभी तो 1 की छूट मिली है। अब आपको परसेंटेज छूट निकालनी है, तो किस पर मिलती है, मार्क प्राइस पर मिलती है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा 11 सही 1/9, या फिर आप लिख दोगे 11.11%। इस प्रकार से इतनी परसेंट की छूट मिलेगी उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 30। बिंदु दे रखा आपको 2, 3। इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है। अब देखो मैंने आपको पहले भी सवाल कराए थे, 2-3 पेपर पहले हमने सवाल किए थे कि एक बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है
देखो एक तो हमने ये बात करी थी कि जो ये वर्त है, इस प्रकार से यदि आपको वर्त मिले, इसका मतलब क्या है, इस वर्त का केंद्र कितना होगा, 0 0 होगा। कितना होगा, सिंपल इस प्रकार से यदि आपको वर्त मिले तो इसका केंद्र कितना हो जाएगा, 0 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा रेडियस क्या होती है, ये रेडियस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी अंडरूट ले लो, 2 हो जाएगा। तो केंद्र इसका हमेशा 0 0 होता है। यदि आपको सिंपल x स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा है तो उस वर्त का केंद्र हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है। 0 0 हो गया। रेडियस कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हमने ये वर्त बनाया, इससे स्पर्श रेखा डाली, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, केंद्र के कितने हैं, 0 0 है। ये बिंदु कितना है, 2 3 है। तो इस रेखा की हम लंबाई निकाल सकते हैं, केंद्र और बिंदु के बीच की क्या होगा, ये दूरी की क्या आ जाएगा, हम लिख देते हैं पहले, केंद्र व बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, अंडरूट 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये आपका अंडरूट 13 आ चुकी है। किसकी लंबाई, इसकी लंबाई अंडरूट 13 आ चुकी है। इस यदि अपन समकोण त्रिभुज को देखें तो जो अंडरूट 13 है वो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। और आपके पास लंब कितना हो गया है, ये आपके पास 2 है क्योंकि रेडियस के बराबर है। तो यहाँ से हम स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसको मैं यदि क्या दे रखा है आपको, P बिंदु मान लूँ, ठीक है, ये O है, इसको Q मान लूँ, तो PQ है हमारी स्पर्श रेखा। तो PQ की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका अंडरूट 13 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस आएगा ये। ठीक है, तो ये आपका अंडरूट 9 हो जाएगा और जिसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है यदि इस प्रकार से वर्त दिया हो, एक बिंदु दिया हो। तो सवाल नंबर 41 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहभाज्य है, जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आता है वो सहभाज्य होगी, सहअभाज्य होंगी। अब देखो यहाँ दोनों के अंदर 7 का भाग जाता है तो दोनों में से 7 कॉमन आ सकता है, इसलिए ये नहीं हो। इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, इसलिए ये भी ऑप्शन कट हो गया। इनमें यदि आप चेक करते हो तो 28 और 4 का मल्टीप्लाई है और ये 3 3 3 इस प्रकार से है, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 की बात करोगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो गया। और यहाँ पर यदि आप चेक करो तो 4 से भाग चला जाएगा तो 4 कॉमन आ चुका है, और भी आ सकता है मगर 4 कॉमन आ चुका है। इस प्रकार से ये हमारा हो गया है कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। सहभाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आए। ठीक है, सवाल नंबर 44। यदि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 दे रखी है, कर्ण की माप पूछी गई है। देखो इस प्रकार से है, समकोण भी और समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समकोण में कौन सी 2 भुजाएं हमेशा बराबर होगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, क्योंकि उसने समद्विबाहु कहा है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, और समकोण है तो ये वाली 2 भुजाएं हमेशा बराबर है। यदि ये भुजा 2 है तो ये भी 2 होगी। ठीक है, उसने कहा है। कर्ण का तो माप पूछा है इसलिए नहीं है, उसने कहा है कि एक भुजा 2 है, और कर्ण का माप पूछा है इसलिए ये 2 है जो कर्ण का माप नहीं है। तो कर्ण का माप कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं का, यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो उसके अंदर ये दोनों भुजाएं 1 1 के अनुपात में होती है और कर्ण √2 के अनुपात में होता है। 1 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है तो √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल, देखते ही ऑप्शन टिक कर सकते थे हम।
सवाल नंबर 50, इसमें आपसे ये पूछा गया है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a+b+c का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो आता है a स्क्वायर आता है, b स्क्वायर आता है, प्लस c स्क्वायर आता है, प्लस 2ab bc और ca ये आता है। अब आपको देखो ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है और इसके मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है, तो इसको हम एक साइड में रख लेते हैं या पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये आपका 29 दे रखा है। इस पूरे को मैं ए बी बी सी सी ए फिर से लिख देता हूं। अब देखो इस 29 को हम इधर ले आते हैं तो 25 माइनस आपका 29 हो जाएगा, ठीक है। आपका इधर क्या बचेगा, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बच जाएगा। इन दोनों को घटाओगे तो माइनस का 4 बचेगा, इस 2 को नीचे और ले आओ, ये बचेगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ जाएगा आपका, हम कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो गए। सवाल नंबर 59, एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आपको 9:2 दे रखा है। मिश्रण में 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद में नया अनुपात 4:1 हो जाता है। तो मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा बतानी है आपको। तो देखो स्टार्टिंग में अनुपात कितना था, 9:2 था। यदि अनुपात 9:2 था तो हम मान लेते हैं कि मेरी रेत थी 9x और सीमेंट थी 2x। अब इसमें कितना कितना और मिलाया गया है, 20 मिला दिया गया है और 10 मिला दिया गया है, इस प्रकार से। अब यहां से आपका नया अनुपात कितना बन गया, 4:1 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप इस प्रकार से, तो आपका आ जाएगा 9x प्लस 20 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 8x प्लस 40 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर आपका 20 के बराबर हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 20 के बराबर आ चुका है। एक संख्या थी 9x और एक थी 2x। 9x आपकी क्या है, रेत है, ठीक है, और 2x आपकी क्या है, सीमेंट है। तो x का मान यदि आप यहां पर रखते हो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 20, ये आपका 180 के बराबर आ जाएगा। ऐसे लिखने से बढ़िया है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ आपका 2 इंटू 20 रखते हो तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उसने सीमेंट पूछी है कि स्टार्टिंग में कितनी थी, 2x थी, और 2x में x की वैल्यू रखी 20, तो ये आपका 40 kg आ चुका है। कितना आ चुका है, 40 kg आंसर आ चुका है आपका। सवाल नंबर 69, अब देखो HDFC हुडको को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1 मिलियन राशि का 3 वर्ष के लिए उधार देता है। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, हम कहेंगे 10 लाख के बराबर होता है। या फिर 10 लाख को भी हम यदि और तोड़ के लिखें तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं 1000 1000 1000 1000, इस प्रकार से लिख सकता हूं, ठीक है। ये हमने लिख दिया है। अब क्या है, हुडको वही राशि आगे स्टेट हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को चक्रवृद्धि 10% ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दे देता है। तो इस के अंदर हुडको को होने वाला लाभ बताना है कितना हुआ, हुडको को होने वाला लाभ बताना है कि कितना हुआ। देखो उसने HDFC से हुडको ने कुछ पैसा लिया और फिर आगे उसको दे दिया, तो खुद ने तो साधारण ब्याज पे लिया और फिर आगे उसने चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो 3 साल का जो अंतर आया वही उसका है, वही उसका क्या है कि वही उसका लाभ है। तो चेक कर लेते हैं कितना आएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में 3 साल का जो अंतर है वही उसका लाभ होगा बीच वाले का। तो चेक करें तो ये आपकी 10,000 राशि हो गई। लास्ट में आपको 1000 तो लिखना ही है। तो इंटू होता है आपका दर का स्क्वायर,
देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं। जो डिफरेंस होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का, उसका फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए P इंटू आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे आर क्यूब। आर क्यूब क्या, 100 का क्यूब। तो P की वैल्यू हमने लिखना है यहाँ पे 1000 इंटू 1000। 1000 की भी 3 जीरो लगती है, इसको एक बार हम 1000 ही लिख देते हैं, बाद में लगा देंगे। अब आर स्क्वायर को या फिर लगा ही देते हैं क्योंकि नीचे कटेंगे अभी खूब सारे। देखो 3 जीरो और लिख दो 1000 के लिए, इस प्रकार से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो गए हैं, ठीक है। आर का आर लिखना है हमने 10, तो ये हो चुका आपका 10 का स्क्वायर। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 310 बटे में आपका आ जाएगा 3 बार 100। तो 2 4 6, 6 जीरो काट दो, 2 4 6, 6 पूरी कट चुका है। तो बचेगा कितना आपका 310 और डबल जीरो, ये आपका आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। सवाल नंबर 70। अब इसके अंदर देखो क्या है, हम जानते हैं जब a प्लस बी इक्वल टू 90 होते हैं, यानी a कोण और b कोण दोनों का मान जोड़ने पर 90 के बराबर आता है, तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू होता है 1 के बराबर। और इसी प्रकार से कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b, इसका मान भी 1 के बराबर आ जाता है। तो ये दोनों कब होते हैं, जब a और b का मान 90 के बराबर होता है। अब देखो यहाँ 5 दे रखा है और यहाँ 85 दे रखा है, तो इन दोनों का योग किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों का योग आपका 1 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 10 है और ये 80 है, इन दोनों का भी योग किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 76। राजा ने 4000 की पूंजी के साथ सब्जी का व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों के बाद रंगा 2400 की पूंजी के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गया। 1200 के कुल वार्षिक लाभ में से राजा का हिस्सा 800 है, तो रंगा इस साझेदार के तौर पर इस व्यवसाय में कब शामिल हुआ, ये पूछा गया है। तो देखो 2 लोग थे, राजा और रंगा। राजा ने पहले स्टार्ट कर दिया, रंगा ने कुछ महीने बाद में स्टार्ट किया है, ठीक है, कुछ महीने बाद स्टार्ट किया, पहली चीज तो ये। उसके बाद में कह रहा है कि कुल लाभ उनको 1200 का हुआ, जिसमें राजा का लाभ इतना है, तो रंगा का लाभ कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, क्योंकि कुल टोटल 1200 हुआ है। अब कितने कितने महीने के लिए उन्होंने पूंजी लगाई है वो निकालनी है हमें, ठीक है। तो लिख लेते हैं, एक तरफ राजा को लिख लेते हैं, एक तरफ रंगा को लिख लेते हैं। अब देखो राजा ने लगाया है 4400 और इसने लगाया है 2400। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इनकी पूंजी का अनुपात क्या है, क्योंकि हमें तो केवल अनुपात चाहिए। ये आपका 4 से भाग दोगे तो 11, और यहाँ से आ जाएगा 0 से तो 0 कट जाएगी, 4 से दोगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो 4:6 में तो पूंजी हो गई है। अब मान लिया इसने x समय के लिए दिए लगाया, इसने y समय के लिए लगाया, इस प्रकार से, जो कि लगाने के बाद में अनुपात कितना हो गया है, जो हाँ इस प्रकार से इन्होंने लगाया है। तो इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल का अनुपात किसके बराबर आएगा, जिस अनुपात में ब्याज बटा है, उस जिस अनुपात में लाभ बंटा है वो आएगा। तो लाभ बंटा है आपका 800 अनुपात 800 400, इस प्रकार से। इसको 800 मिला, इसको 400 मिला है, तो ये कितना होता है, इसको भी आप सरल कर लो, इस अनुपात को भी आप सरल कर लो। तो इधर आपका 11x हो गया है और ये आपका 6y हो गया है, और किसके बराबर है, 800 बटे 400 के बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 11x बटे 6y ये हो गया। तो यहाँ से इसको यदि आप सरल करते हो तो 2:1 आ जाएगा। तो यहाँ से xy का हम अनुपात निकाल लेते हैं, xy का अनुपात निकाल लेते हैं, ये आपका आएगा 12/11, ठीक है। अब देखो राजा ने तो शुरू से व्यवसाय स्टार्ट किया 12 महीनों के लिए, वैसे तो यहाँ पे 12-11 आ गया है, तो इसने तो 12 महीनों के लिए लगाया है पैसा, और इसने 11 महीनों के लिए लगाया है, ठीक है। x ने 12 महीनों के लिए लगाया है और y ने 11 महीने। 11 किसने लगाया, रंगा ने। तो रंगा ने
1 महीने बाद लगाया है, ठीक है, तो राजा द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 माह बाद, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि इसका 12 महीना आया है, इसका 11 महीना आया है, ठीक है। और कहा गया है कि रंगा ने कुछ महीने बाद पैसा लगाया है, तो कितने महीने बाद ये आ चुका है कि इसने 11 महीने के लिए, इसने 12 महीने के लिए, तो इसने 11 महीने के लगाए, इसलिए 1 महीने बाद अपना पैसा उस व्यवसाय में डाला है। ये हो गया। सवाल नंबर 77 की बात करते हैं। यदि हम इस प्रकार से लिखें a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो ये कौन सा गुण होता है? इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय। क्रम विनिमय आप हिंदी से समझ सकते हो, क्रम को क्या कर दिया गया, विनिमय कर दिया गया। क्रम को क्या कर दिया गया, विनिमय कर दिया गया। तो ये इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, यहाँ साहचर्य या एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप ए को यदि बी इंटू सी को पहले गुना करके ए से गुना करते हो, या फिर आप ए इंटू बी को पहले गुना कर लो और फिर सी को करते हो, तो दोनों से एक बराबर वैल्यू यदि आती है तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य गुण। अब बंटन या डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे ए को किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मान लिया बी और सी में करना है, तो इस प्रकार से लिखोगे आप ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या कहेंगे हम, ए बी प्लस बी सी। इस प्रकार से लिखा हुआ यदि आपको मिल जाए तो इसका मतलब है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव या बंटन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ए इंटू बी फिर बी इंटू ए लिख दिया था, तो ये क्या हो चुका है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो चुका है इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना पेपर हो चुका है कंप्लीट। ये कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।